वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पढ़े कैसे। पढ़े कैसे इस पाठ का ये सेशन नंबर 3 है। अब पढ़े कैसे इस कौशल्यों को आत्मसात करने के लिए यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके अगले अलग अलग चरणों को हम इसके पहले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब हमें अच्छा पढ़ना किस प्रकार से अवगत कराना चाहिए, इसके कौशल्यों को हम आगे विस्तार से देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अर्थ ज्ञान से पढ़ने की कुशलता तक। अब तक हमने क्या देखा था कि शब्द ज्ञान, फिर अर्थ ज्ञान, फिर परिच्छेद के भाव, ये सारी चीजें हमने अब तक देखा। अब देखिए, पढ़ने की कुशलता को कौशलता पर आत्मसात करने के लिए हम और महत्वपूर्ण बातों को पढ़ लेते हैं। इस पुस्तक के पाठों में बहुत से शब्दों को आपने पढ़ा होगा जो आपसे परिचित नहीं है। बहुत सारे शब्द तो आपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आप आसपास सुने भी होंगे। आपने अन्य विषयों की बहुत सी पुस्तकें तथा इससे पहले भी हिंदी की पुस्तकें पढ़ी होगी। फिर भी प्रत्येक पाठ में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो हमारे लिए कैसे होते हैं, अपरिचित होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुसार उनके अर्थ का अनुमान हम लगा लेते हैं और हम उसे जान जाते हैं लेखक क्या कहना चाहता है। अब देखिए, आपने अब तक जितने भी किताबें पढ़े हैं आपकी कक्षाओं, इस कक्षा में या इसके पहले कक्षाओं में जितने भी आपने पाठ पढ़े, उसमें बहुत सारे परिचित शब्द भी होते हैं, बहुत सारे अपरिचित शब्द भी होते हैं। लेकिन कभी कभी उसका अर्थ मालूम नहीं होता हमें, लेकिन पूरे सेंटेंस के द्वारा उस शब्द का मीनिंग उसमें हम लगाकर लेखक क्या कहना चाहते हैं इसका अनुमान हम लगा लेते हैं। जब ऐसे शब्द विभिन्न संदर्भों में बार बार आते हैं तो हम उसका अर्थ निश्चित रूप से जान जाते हैं। फिर भी यदि कोई अस्पष्टता रह जाए तो ऐसे शब्द के अर्थ हम शब्दकोश में अर्थात डिक्शनरी में देखकर अपने अनुमान को पक्का कर लेते हैं। पाठ्य सामग्री में तीसरे प्रकार के वे शब्द होते हैं जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं। अब देखिए, हमने अब तक क्या देखा पहले स्लाइड में कि जान पहचान वाले जो बहुत बार हम एक दूसरे से बातचीत करते समय सुनते हैं और उसका उपयोग करते हैं। दूसरे अपरिचित होते हैं लेकिन हमें उसका अर्थ मालूम नहीं होता है, फिर भी हम वाक्य में उसका अर्थ लगाकर उसे समझने का प्रयास कर लेता है। अब तीसरे प्रकार के कौन से होते हैं कि जो बिल्कुल ही अपरिचित होते हैं, उनके संदर्भ के आधार पर हमें उसका अर्थ समझना बहुत कठिन हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक दो अलग अलग वाक्य दिए। वाक्य क्या है कि कारगिल युद्ध की विभीषिका वर्णनातीत है, इस घटना की विश्वव्यापी स्तर पर निंदा हुई। अब देखिए, यहाँ पर वर्णनातीत और विश्वव्यापी, अब ये तो हमें बहुत बार सुना परिचित शब्द लग रहे, लेकिन उसका अर्थ हम ना वाक्य के अनुसार ही लगाएंगे। अब किसका वर्णन किया गया है कि कारगिल युद्ध में जो युद्ध हुआ है कारगिल में, उसका वर्णन किया गया है। और विश्वव्यापी मतलब पूरे विश्व में व्याप्त ऐसी कौन सी घटना है, तो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो। इस प्रकार से हम वाक्य के अनुसार उन शब्दों का हम अर्थ लगा लेते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वह समझने में भी कठिन होते हैं, जैसे कि विभीषिका। अब विभीषिका, जब हमें ऐसे कठिन शब्दों का अर्थ नहीं पता चलता तो हम क्या करते हैं, उसको शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी में ढूंढने का प्रयास करते हैं। अब ऊपर तो जो 3 अलग अलग शब्द है, तो दूसरे और तीसरे शब्द का अर्थ हम प्रसंग के अनुसार संभव जान लेते हैं, उसको हम संभव जान सकते हैं। किंतु पहले शब्द के लिए शब्दकोश को देखना ही आवश्यक होगा। शब्दों के अर्थ जानने के संबंध में एक बात याद रखिए कि शब्द से अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद या लेख में कही जा रही बात का मुख्य भाव है। अब देखिए, कुछ कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि शब्द का अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन उस शब्द को अर्थ है ना उस वाक्य से मिलता जुलता नहीं है। तो ऐसे समय पर हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात कौन सी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अनुच्छेद में या लेख में जो बात कही जा रही उसका मूल भाव हमें देखना चाहिए। अगर वाक्य में मूल भाव क्या है, उसके अनुसार उसका अर्थ, कभी कभी अर्थ अलग होता है लेकिन उसका वाक्य के साथ भाव लगाकर अर्थ अलग निकलता है। लेखक के भाव, विचार, संदेश आदि समझना ही वास्तविक रूप से हमारा पढ़ना होता है।
भाव, विचार आदि शब्दों के द्वारा ही प्रकट होते हैं। अतः अधिक से अधिक शब्दों को उनके सही अर्थों से जानना, पढ़ना कौशल्य पर अधिक पाने के लिए आवश्यक है। अब देखिए, अगर पढ़ना इस कौशल्य को अगर हमें हासिल करना है, उस पर हमें वर्चस्व स्थापित करना है, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ते हैं उस परिच्छेद हो या कोई वाक्य हो, तो लेखक उसके कौन से भाव को वहां पर दर्शाना चाहते हैं, लेखक के क्या विचार है, वो शब्द के द्वारा क्या प्रकट हो रहे हैं, या अधिक से अधिक उसके अर्थों को जानने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। और जब हमें उसका सही अर्थ हम जान जाएंगे तो इस कौशल्य को हम आसानी से ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि पढ़कर समझने की पहली शर्त क्या है कि गतिपूर्वक पढ़ना। अब गतिपूर्वक पढ़ना मतलब क्या? कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, किताब सामने रखते आंख के द्वारा ऐसे ही पढ़ लेते। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, या फिर क्या करते, चलो उंगली रख रख कर सिर्फ ऐसे ही कर लेते। तो ये उसकी गति, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते कि उनको आदत हो जाती है कि उंगली रखकर हर सेंटेंस को पढ़ते हैं, मतलब वो मुंह भी नहीं हिलाते हैं और जोर जोर से भी नहीं पढ़ते, वो मन में ही पढ़ते हैं, लेकिन वो हाथ से, मतलब उसे ही हम क्या कहेंगे कि पढ़ने की गति या स्पीड उसकी बढ़ गई। गतिपूर्वक पढ़ना, जब तक समुचित गति से नहीं पढ़ा जाएगा तब तक तथ्य, विचारों और भाव आदि के आपसी संबंधों को अच्छी तरह से हमें समझने में कठिनाई होगी। अतः सबसे पहले गति से पढ़ने के लिए हमें उसका अभ्यास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अब देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते समय वह रुक रुक कर बोलते हैं, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे पढ़ना है। अब देखो, वहाँ अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग भी किया जाता है, तो हमें उसको निरंतर पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। गतिपूर्वक पढ़ने के लिए शब्दों को अलग अलग देखना आवश्यक नहीं है। अब बच्चे क्या करते, कभी कभी है ना, सेंटेंस पढ़ते समय शब्दों को भी अलग अलग कर देते। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ग, ती, पु, व, क, प, ढ, ने। अगर ऐसे हम शब्दों को अलग अलग पढ़कर पढ़ेंगे तो हमें एक तो स्पीड से भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, तेज गति से भी नहीं, और उस वाक्य का अर्थ भी हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम एक ही नजर में पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश पढ़ लेते हैं। पठन की गति बढ़ाने का अभ्यास करने का एक तरीका है कि पठन सामग्री की दाहिनी ओर पृष्ठ पर सबसे ऊपर उंगली रखकर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चलिए और उंगली के फिसलने की गति से ही पंक्तियों को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। अभ्यास करने पर आपकी पठन गति अवश्य बढ़ेगी। इसके लिए आप घड़ी रखकर देखिए कि 1 मिनट में आप कितने शब्द पढ़ पाते हैं। तो देखिए, इसे हम कैसे, अब जैसे कि मैंने जो पढ़ रही थी उसके नीचे उंगली रखकर पढ़ना आरंभ कर दिया था, तो उसी प्रकार से आपकी गति भी बढ़ जाएगी। फिर अगर आपको इस प्रकार से पढ़ना आ जाएगा तो आपको और भी उसका स्पीड बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, घड़ी लगाकर 1 मिनट में, 5 मिनट में कितना शब्द पढ़ते हैं, कितने सेंटेंस पढ़ते हैं, कितने पेजेस पढ़ते हैं, इसका आप अभ्यास करते रहिए। आप पाएंगे कि कुछ दिन अभ्यास के बाद आप कम समय में अधिक से अधिक शब्द पढ़ लेते हैं। निरंतर अभ्यास करते रहने पर अपनी पढ़ने की गति में सुधार कर सकते हैं। एक बात अवश्य ध्यान में रखिए, यदि सामग्री में नए अथवा कठिन शब्द आए तो उनका प्रसंगानुकूल अर्थ समझने का प्रयत्न कीजिए। अब देखो, आप जो कुछ परिच्छेद पढ़ते हैं, जो कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें अगर कोई कठिन शब्द आता है तो आपको उसके प्रसंग के अनुकूल उसका अर्थ समझने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपने पठन में बाधक न बनने दीजिए। अब बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी है ना, कठिन शब्द समझ में नहीं आता है तो वो पूरा पैराग्राफ, पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य पढ़ना ही छोड़ देते, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु यदि ऐसे शब्द संख्या में काफी है और उनसे अर्थबोध में बाधा पड़ रही है तो उन्हें अलग किसी कागज पर लिखते चले। अगर आपको एक दो शब्द ने समझ में नहीं आता है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा शब्द अगर आपको कठिन लग रहे हैं और वो समझ में नहीं आ रहे, इसकी वजह से आपको उस वाक्य का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, पूरे परिच्छेद का भाव आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या आदत रखनी चाहिए कि कठिन शब्दों को आपको एक पेज पर लिख लेना चाहिए। पूरा पाठ पढ़ लेने के बाद इन शब्दों को फिर शब्दकोश में देखिए, डिक्शनरी में देखिए, और फिर प्रत्येक शब्द के सामने, प्रत्येक कठिन शब्द के सामने उसका अर्थ लिख लीजिए। हाँ, तो इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपको कठिन शब्दों का अर्थ
भी मिल जाएगा, कम से कम समय में आप उस शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढ लेंगे और फिर सारे कठिन शब्दों का अर्थ मिल जाने के बाद आप फिर से दोबारा उस परिच्छेद को पढ़िए और जब तक आप पढ़ते रहिए जब तक आपको वो पूरा परिच्छेद स्पष्ट न हो जाए। शब्दों के अर्थ जान लेने के पश्चात अनुच्छेद में प्रकट विचारों और तत्वों को समझना ज्यादा कठिन नहीं होगा। किसी अनुच्छेद को पढ़ते समय निम्नलिखित प्रश्नों को ढूंढने का उत्तर, जब हम कोई पैराग्राफ पढ़ते तो हमारे मन में भी प्रश्न आने चाहिए कि उससे के संदर्भ में, जैसे कि जो आप अनुच्छेद पढ़ रहे हैं उनमें कौन कौन से तथ्य दिए गए हैं, फिर अनुच्छेद में कौन कौन से विचार आए हुए हैं, इनमें से कौन से तथ्य या विचार मुख्य है। अब बहुत सारे कभी कभी एक दो परिच्छेद जो होते हैं उनमें बहुत सारे विचार होते हैं, तो आपको पहले उसको चुनाव कर लेना चाहिए कि कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से प्रमुख है, इस अनुच्छेद में कही गई बातें कहाँ तक सही है। तो इस प्रकार के जब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो हमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको मन में पेंसिल से एक स्थान पर लिख लेना चाहिए। जब तक आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे समझे कि आपने अनुच्छेद का अर्थबोध नहीं किया, और जब तक आपको उस अनुच्छेद का पूरा अर्थबोध, भाव का बोध नहीं होता, विचारों का बोध नहीं होता है, तो आपका वो पढ़ना किसी काम का नहीं होगा। अगर हमें पढ़ना है और वो सही समझ में आना चाहिए तो उसके लिए हमें जो कुछ पढ़ा है उसका हमें अर्थबोध होना बहुत आवश्यक होता है। पढ़ी हुई सामग्री को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि जो बात कही गई है उसका मनन करें। अब देखिए, जो कुछ अगर हमें बच्चे क्या करते हैं कि जो पढ़ते हैं ना उसको एक बार छोड़ देते, एक बार पढ़ लेते हैं और उस पर विचार नहीं करते। नहीं, हम जो कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं उसको फिर हमें मनन करना चाहिए। मनन करना का अर्थ क्या है कि हमें उसको, उसके ऊपर जो पैराग्राफ में महत्वपूर्ण भाव है, अर्थबोध है, जो विचार है, उसको एक बार याद करने का प्रयास करना चाहिए और उस पर मन ही मन पर सोच विचार कर लेना चाहिए। कोई घटना क्यों घटी है, अगर पैराग्राफ में कोई प्रसंग घटी है, घटना घटित हुआ है, तो वह क्यों हुआ है, उसका पीछे का कारण हमें ढूंढना चाहिए। अमुक पात्र का स्वभाव कैसा था, उसके पीछे क्या कारण था, लेखक का संदेश क्या है, उसे वह संदेश कितनी अच्छी तरह से दिया है, जो बात कही गई है वह कहाँ तक सही है, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से हमें जो पैराग्राफ, जो परिच्छेद हम पढ़ते हैं उस पर हमें मनन कर लेना चाहिए। तरह तरह के उससे संबंधित प्रश्नों को हमें तर्क वितर्क लगाकर अनुमान लगा लेना चाहिए। इस प्रकार सोचने विचारने से पढ़ी समझी बात आपको ज्ञान और अनुभव का अंग बन जाएगी। तब आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों को अधिकतर है ना पाठ्य पुस्तक में जो कहानियां होती है वही जो पाठ होते हैं उससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बहुत सारे प्रश्न पाठ जो होते हैं वो कहानी नाटक के रूप में होते, तो बच्चे उसके क्वेश्चन के आंसर लिख लेते। लेकिन कुछ वैचारिक निबंध होते हैं, ललित निबंध होते हैं, तो बच्चों को वो समझ में नहीं आता है। तो ऐसे समय बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, और कितना भी रट्टा मारेंगे तो उनको वो याद नहीं रहता है। इसलिए ऐसे समय पर जो कठिन परिच्छेद लगते हैं, कठिन सेंटेंस लगते हैं, वो क्या कर, उसे दो बार पढ़ लेना चाहिए। जब तक उसके अर्थ को समझ में, कठिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता है, एक बार कठिन शब्दों का अर्थ समझ लीजिए, फिर उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। अब फिर भी नहीं समझ में आता है तो उससे संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर पर मनन कर लीजिए, तो फिर आपको उस पैराग्राफ या उस पाठ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी। पढ़ी समझी बातें जीवन में आपके काम आएगी और नई सामग्री को पढ़ने समझने में भी वह सहायता प्रदान करेगी। हाँ, एक बात और है कि जानने की कोशिश कीजिए कि सही उत्तर क्यों है, वही क्यों है। अब देखिए, कभी कभी वैचारिक या ललित निबंधनात्मक जो पाठ होते हैं उसमें जो उत्तर दिए होते हैं वो आपको समझ में नहीं आता, तो उसके पीछे पहले आपको देखना चाहिए, प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उत्तर को पढ़ लीजिए, और इस प्रश्न का उत्तर यही क्यों है उस पर थोड़ा विचार कर लीजिए, मनन कर लीजिए, फिर सब कुछ आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। तो आप सच्चे अर्थों में पढ़ना जान जाएंगे। पर एक बात याद रखें, किसी एक अनुच्छेद, एक लेख या एक कहानी को पढ़ और समझ लेने पर यह मान लेना चाहिए कि आप पढ़ने में पूर्णतया कुशल हो गए हैं। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि पठन सामग्री भिन्न भिन्न विषयों और स्तरों की होती है, अतः अपनी आवश्यकता और रुचि के सामग्री को पढ़ने और समझने के लिए आवश्यक है कि आप
विभिन्न प्रकार की सामग्री को पढ़कर समझने का अभ्यास करें। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को सिर्फ केवल स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीजें हमें कठिन लगते हैं, ऐसे निबंधनात्मक जो होते हैं, ऐसे टाइप विचारात्मक, और उनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। और विभिन्न प्रकार की सामग्री जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पढ़ने की कौशलता हासिल हो पाएगी। पढ़ने में गति भी अभ्यास से ही आती है और अर्थबोध का विकास भी विभिन्न प्रकार की सामग्री को बार बार पढ़ने से ही आती है। अब सामग्री में कौन कौन से आ सकते हैं? कहानियां आ सकती है, नाटक आ सकते हैं, व्यंग्यात्मक निबंध आ सकते हैं, लेख आ सकते हैं। तो ये सारी सामग्री हमें केवल किताब में दिए गए पाठों को ही नहीं पढ़ना चाहिए, इसके अलावा बहुत सारी पुस्तिकाओं को हम पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा हमें अर्थबोध और विभिन्न प्रकार के पढ़ने के जो कौशल होते हैं उसको हम आसानी से हासिल कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर और एक पैराग्राफ दिया गया है जिस पर हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए एक भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वस्थता कर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। न धूप है, न हवा, न पानी, न दवा, पीले दुर्बल निराश चेहरे। यह संकट अनायास ही नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय विधान और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्तबीजी संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलाने को रोटी और पहनाने को वस्त्र न हो, शिक्षा को शुल्क और रहने को छप्पर न हो, लेकिन अधभूखे अधरंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हर भारतीय अपने जन्म सिद्ध अधिकार समझता है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया यहाँ की जनसंख्या में जुड़ता चला जा रहा है। यदि इस जनवृद्धि पर नियंत्रण न हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। भारत की जनसंख्या ऐसी गति से बढ़कर सन 2000 में 1 अरब तक जा पहुंचे। अब देखिए अगर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस पैराग्राफ किससे संबंधित है कि जनसंख्या वृद्धि पर जो संकट आ रहा है भारत पर, उसके ये दिया गया है। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। आपकी किताब के नीचे दिए गए हैं, एक एक प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए चुनौती क्यों हो गई? जैसे कि देखो विकास में क्या हो रहा है कि साधन सामग्री अर्थात जमीन तो कम पड़ रही है, इसीलिए साधन संपत्ति भी सीमित है। विकास के साधन सीमित है, जनसंख्या असीमित है, अतः जनसंख्या वृद्धि विकास के लिए चुनौती बन गई है। अगला प्रश्न है कि समाज की सुख संपन्नता जनसंख्या पर कैसे आश्रित है? अब देखिए अच्छा भोजन, घर, पहनने के लिए वस्त्र, शिक्षा, सुविधाएं आदि सुख संपन्न के आधार माने जाते हैं और वह तभी सबको मिल सकते हैं जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। अगर जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो यह साधन सामग्री जो है, जो आधारभूत जो चीजें है वह सबको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए यह सब कैसे होने चाहिए? नियंत्रित होने चाहिए। अगला प्रश्न है भारतीय जनसंख्या की तुलना ऑस्ट्रेलिया से क्यों की गई है? क्योंकि भारत में प्रत्येक वर्ष उतनी जनसंख्या वृद्धि होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की कुल जनसंख्या है। अतः भारत की जनसंख्या की वृद्धि की तीव्रता को बताने के लिए इसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया से की गई है। अब इस अनुच्छेद के लिए आपको शीर्षक बताया गया, कहा गया है कि टाइटल क्या हो सकता है। तो आप इस पूरे पाठ को पढ़ लीजिए। टाइटल जो होगा परिच्छेद को पढ़ने के बाद जो आपको मेन थीम उसकी पता चल रही है या कोई संदेश मिलता है तो हम उसे शीर्षक के रूप में, टाइटल के रूप में लिखेंगे। जैसे कि इस परिच्छेद को पढ़ने के बाद जनसंख्या वृद्धि, भारत देश की बढ़ती जनसंख्या, भारत की जनसंख्या एक विकट समस्या, 1 अरब बस कर अब आदि जैसे उपयुक्त शीर्षक हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2-3 शब्द दिए गए जैसे कि अस्वस्थता कर, भारतीय, प्रतिवर्ष और प्रयोजन। इसमें से हमें उपसर्ग और प्रत्यय छाट कर लिखना है। अब उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के शुरुआत में लगते हैं और प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखिए इसमें अस्वस्थता कर, इसमें यह क्या है? उपसर्ग है और कर यह क्या है? प्रत्यय है। भारतीय, भारतीय में भारत और ईय, तो इसमें ईय यह प्रत्यय है। प्रतिवर्ष, इसमें प्रति यह उपसर्ग है। प्रयोजन, इसमें प्र यह उपसर्ग है।
तो बच्चों, इस प्रकार हम पठन कौशल्यों का अध्ययन कर रहे थे। आगे भी इसके बारे में हम संक्षिप्त में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।